हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल जी? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब ओके? सब परफेक्टली फाइन? ऑल गुड? चलिए, आने दीजिए, सबको शुरुआत करते हैं। बढ़िया है आप सभी? तैयारी सही चल रही है? तैयारी अच्छी? बढ़िया, चलो ग्रेट। बाकी सब्जेक्ट्स ओके? जी, राधे राधे, प्रणाम। बाकी ओके चल रहे हैं? चलो नाइस। और लैंग्वेज तो चल ही रही है नहीं? दौड़ रही है, रेंग रही है, कुछ तो हो रहा होगा। If you are moving slowly, then you are way ahead of everyone who is not even trying. So at least you are trying. You are giving a shot. Yes or no? बस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चलिए ग्रेट। लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आई होप सभी आगे होंगे। कोई नया बच्चा है तो भाई बेसिक से इसी क्लास को देखे, लेसन 1 से। कोई भी नया बच्चा है तो ठीक है, लेसन 1 से। हाँ जी बिल्कुल। तो एक बार रिकैप ले ले, बीच में से कोई ना देखे कृपया करके। आपसे विनती है, हाथ जोड़ के गुजारिश की जा रही है कि आप लेसन 1 से देखें। आपकी जगह मैं भी हूं तो बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट पढ़ सकते हैं? हाँ भाई पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। नॉवेल्स ना भी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो एक बार रिकैप दे दो यार। नहीं दोगे? दे दो यार, रिकैप दे दो ना एक बार। क्या क्या था? टेंसेस की शुरुआत कर ली थी हमने। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ लिया था। क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। बोलो हाँ, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। बोलो हाँ, यस और नो। कहाँ कहाँ पे इनके यूज थे वो हमें पता ही है। हैबिट बताते थे और यूनिवर्सल ट्रुथ बताते थे और फिक्स्ड एक्शंस जो हैं फ्यूचर के, वहां पे भी आते थे। यस और नो। ये तो थे इनके अफर्मेटिव यूज। इसके बाद बात की थी हमने इनके इंटेरोगेटिव यूज की। उसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी। कौन कौन सी? डू और डज। और जब डू डज का यूज होता था तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता था, सिंगुलर ही रहती थी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत किसी तरीके की? उसके बाद हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस। यस और नो। सिंपल पास्ट V2 था, सब्जेक्ट प्लस V2। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, V2 ही आएगा। यूज देखे थे, पहला यूज था ऐसे एक्शन जो फिनिश्ड हो चुके हैं। हम कैसे पहचानेंगे फिनिश्ड हो चुके हैं? मैं कैसे पहचानूंगा फिनिश्ड हो चुके हैं? सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशंस को देख के टेंस लगाऊंगा फिनिश्ड वाला। ऐसे ही पिछले वाले में मैं कैसे पहचानूंगा कि हैबिट है? मैं कैसे पहचानूंगा कि हैबिट है? टाइम एक्सप्रेशंस को देख के पहचानते थे कि हैबिट है। तो दोनों के टाइम एक्सप्रेशंस याद हैं वैसे? फिनिश वाले का एक बार रिकैप दो, कौन कौन से थे? हल्का बहुत आइडिया दो मुझे एक बार। फिनिश्ड वाले के कौन कौन से थे? अगो और यस्टरडे। हाँ, कोई मंथ, कोई सन। और लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, डे बिफोर यस्टरडे। नाइस नाइस। टुमारो? टुमारो कहाँ से आ गया? दीदी कहाँ जा रहे हो? किधर? अभी तो फ्यूचर टेंस आया नहीं, गलती से बोल गए होगे। कोई बात नहीं। हाँ, कुंदन ने तो पूरा एग्जैक्ट डेट ही लिख दी, 1991। अरे भाई जरूरी नहीं कि 1991 हो, 1992 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हो आप हैं। कतई घोट लिया पूरा। जैसे बचपन में वो मैडम बोलती थी कि भाई मॉर्निंग वॉक कैसे याद करना है, फुल स्टॉप भी याद कर लेते थे, यहाँ लगेगी। इन्वर्टेड कॉमर्स भी याद कर लेते, यहाँ लगेगा है। चलो अच्छी चीज है, पहले नजरों में बिठाओगे तभी दिमाग में वो चीज बैठेगी। सही है सही है, घोल के पी गए। चलिए, तो इसका एक यूज और था यार, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम वाला, याद हो तो आपको। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद भी हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करते हैं। और वहां पे खास बात ये थी कि वो जो स्ट्रक्चर में V2 आता है वो पास्ट की बात करता ही नहीं है। और हम यही सोच के आते थे कि हमेशा V2 मतलब पास्ट है ना, तो वो पास्ट की बात नहीं करता था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर लास्ट में हमने देखा था। चलें जी आगे।
तो अगले वाला जो स्ट्रक्चर था वो हैबिट वाला था, वहां पे मैंने वाइंड अप किया था सेशन को, आपको एक सेंटेंस भी दिखाया था अगर आपको याद हो। अधिकतर बच्चे गलती ही बता रहे थे, ये वाला सेंटेंस था, है ना। ही इज गैम्बलिंग लॉट, ये सेंटेंस था, तो इसमें मैं कह रहा था कि इज गैम्बलिंग नहीं होगा, यूज टू गैम्बल होगा। तो जी क्यों होगा, उसके लिए आपको एक बार अगले पॉइंट को सीखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि भाई पास्ट की हैबिट बताने के लिए ना एक स्ट्रक्चर यूज होता है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है भाई, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अब पॉइंट ये है कि टेंस तो चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस, हाँ कि ना। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम जनरली वी टू यूज करते हैं, वी टू। लेकिन यहां कौन सी फॉर्म लिखी आपको दिखाई दे रही है, यहां कौन सी फॉर्म दिखा दे रही है, V1। और जबकि आती जनरली कौन सी है, V2। तो ऐसा क्यों भाई, यहाँ V2 क्यों नहीं है, V1 क्यों है, और पास्ट की बात भी हो रही है। कारण उसके पीछे ये है कि बच्चे जनरली कह देते हैं कि सर टू के बाद पहली फॉर्म आती है, ये कहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा ही टू के बाद पहली फॉर्म आती है, टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, यहाँ तक तो ठीक है, टू के बाद पहली फॉर्म लगा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीटिंग यू, शी केम टू मी विद अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प, टू गेटिंग सम हेल्प, ऐसे भी हैं कुछ सेंटेंस जिसमें टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। तो वो लॉजिक हमारा फेल हो जाता है कि भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए सर फर्स्ट फॉर्म आता है। कुछ बच्चे जनरली ये लॉजिक दे देते हैं सर इसमें ईडी लगा पड़ा है, ईडी लगा पड़ा है तो ऑलरेडी पास्ट है, ऑलरेडी पास्ट है तो दोबारा V2 नहीं बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ V2 नहीं आता, कुछ ये लॉजिक देते हैं। ये लॉजिक भी बेसलेस है। तो सर एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, एग्जैक्ट लॉजिक वही है जो अधिकतर बच्चे बता रहे हैं, क्या कि यूज टू बेसिकली एक मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सर मॉडल वर्ब्स तो 13 थी आपने बताई थी, तो क्या सारी मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ जी बिल्कुल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, यूज टू, डेयर, नीड, ऑट टू, मस्ट, आप कोई भी मॉडल वर्ब उठा लो, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आई शुड गो टू द पार्टी या आई शुड वेंट टू द पार्टी। आई शुड गो टू द पार्टी या आई शुड वेंट, आई शुड गो टू द पार्टी। यू शुड कंप्लीट योर वर्क या यू शुड कंप्लीटेड योर वर्क, या कंप्लीट्स योर वर्क, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। तो मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यूज टू, डेयर, नीड, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं, इसलिए पहली फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये पास्ट की हैबिट बताता है। क्या बताता है, पास्ट की हैबिट। और पास्ट की हैबिट का हिंदी में शाब्दिक मतलब होता है किया करता था। आपने हिंदी से करना नहीं है, मैं बस सहूलियत के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ताकि उनको हल्का हल्का ये लगे कि हाँ यार मेरे भी काम की बात हो रही है। आपने लेकिन नहीं करना, एक जनरल सेंस दे रहा हूँ बस, किया करता था। ठीक है, करना आपने स्ट्रक्चर से, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से चलना है आपने। कैसे जी, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आई यूज टू एट सैंड इन चाइल्डहुड, गलती होगी, गलती होगी, देख लो भाई, बिल्कुल यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो ईट, जो एट जो है वो गलत है, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म वो सही है, ईट, एट, ईटन। तो बात पास्ट की ही हो रही है, फिर भी फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्यों कर रहे हैं वो लॉजिक बता दिया। तो इसका क्या मतलब है, मैं बचपन में मिट्टी खाया करता था, आई यूज टू ईट, है ना। ही यूज टू प्ले, वो खेला करता था फुटबॉल, लोकल टीम के लिए प्लेड नहीं बोलेंगे। बस बताना ये चाह रहा हूँ, जनरली क्या होता है ना, पास्ट को देखते हैं तो हमारी अंदर से वो इंस्टिंक्ट होते हैं V2 वाले, है ना, अंदर से होता है, एक फीलिंग सी आती है, पास्ट का मतलब V2। वो एक अंदर से आवाज सी आती है कि हाँ यार V2 लगा दो, लगा देते हैं बच्चे, लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, तो बस यही एरर आता है इसके अंदर, छोटा सा। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हैबिट बताता है पास्ट की। आपको पता है यूज टू की जगह अगर मैं सिर्फ वुड लिखूंगा ना, ये भी यही काम करता है। वैसे वुड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म एक स्ट्रक्चर पास्ट की हैबिट भी बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर बोला है आई यूज टू ईट, आप ये भी बोल सकते हो।
आई वुड ईट सैंड इन चाइल्डहुड। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाऊंगा, इसका यही मतलब है आई वुड ईट सैंड इन चाइल्डहुड का मतलब बचपन में मिट्टी खाया करता था। ही यूज टू प्ले, आप इसको ही वुड भी बोल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने लिखना ही है, मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो। तो लिख सकते हो, शब्दों के चुनाव पे जाओ। एक्चुअल में पास्ट की हैबिट बताने के लिए यही स्ट्रक्चर यूज होता है। लेकिन अगर कभी सामने रीडिंग आप कर रहे हो, कभी वुड भी लगा दिखाई दे और पास्ट की बात चल रही हो, तो समझ जाना वहां पे ये पास्ट की हैबिट ही बता रहा है ना। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू बताया था, वुड कैसे आ गया, वुड भी आता है। तो आपने नहीं लिखना है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ कहीं आपको दिखाई दे तो समझ जाना, इसलिए बता रहा हूं ये वाली बात। हाँ, मीनिंग सेम आएगा, जो यूज टू का मीनिंग है वही वुड का मीनिंग है इस सेंटेंस में। ठीक है। मैंने कहा कि आई यूज टू प्ले गिटार इन चाइल्ड, आई यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। मैं गिटार में कॉलेज बजा मैं कॉलेज में गिटार बजाया करता था। आई यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज। बोलो भाई, टिकटॉकर हो गए क्या? चलो, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पावे मुझे सारी रतियां। तो वो सही है, ये बिल्कुल सही है। आई यूज टू प्ले गिटार, बजाया करता था ना, अब नहीं बजाता हूँ। ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आई वुड प्ले गिटार इन 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 कॉलेज। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अगर आ गया तो इसमें एरर बताओ। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा था। एक बच्चा यूज शब्द यूज कर रहा है। बेटा यूज नहीं है, यूज्ड है। इसको एक बार ध्यान रखना। मॉडल वर्ब यूज्ड टू होती है, यूज्ड अपने आप में ये मॉडल वर्ब है। खाली यूज शब्द नहीं, यूज यूएसई नहीं, यूएसईडी। अब यहाँ पे ये क्यों आएगा, स्ट्रक्चर सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसमें ये दिख रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा जुआ खेल रहा है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। ही इज गैम्बलिंग, मतलब अभी ये काम चल रहा है। फिर जब आगे पढ़ा तो आगे ये लिखा हुआ कि जब उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने उसे छोड़ा, लेफ्ट, V2 है यहाँ तो। उसकी इस इनइक्विटी के लिए, इनइक्विटी का मतलब होता है बैड बिहेवियर के लिए। तो जब उसके बैड बिहेवियर के लिए छोड़ा उसके बच्चों ने और उसकी बीवी ने उसको, तो उसको रियलाइज हुई, फिर से पास जा रहा है क्या, उसकी मिस्टेक, और वो बन गया नया पर्सन हेल्दी हैबिट के साथ, फिर से बिकेम V2। तो आप ये देख रहे हैं सब कुछ पास्ट में चल रहा है, मतलब कहानी खत्म हो गई है। तो मतलब वो अभी थोड़ी खेलता होगा, पास्ट में खेलता होगा ना। कॉन्टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ रहा है, क्योंकि अब उसने हेल्दी हैबिट्स अपना ली है ना। तो अब नहीं खेलता है वो, अब नहीं खेलता है, तो पास्ट की हैबिट थी, पास्ट की हैबिट थी तो लो आपने कर दिया, ही यूज्ड टू गैम्बल। आया पॉइंट समझ में क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट तो देखना पड़ेगा ना भाई, सेंटेंस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रट्टे नहीं मार सकते। क्या मैं ही वुड गैम्बल भी बोल सकता हूँ? वैसे एक ही बात हो जाएगी, एक ही बात हो जाएगी। सर बिकम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। अरे बिकेम लिखा बेटा, सेकंड फॉर्म होती है। बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है। कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। ठीक है, जैसे रन, रैन, रन। समझ गए? तो पहली और तीसरी फॉर्म सेम होती है कुछ कुछ में, दूसरी अलग होती है। चलो जी, अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है। हमने जितनी भी बातें सीखी ये सब के सब अफर्मेटिव वाली थी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दूं, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, ये छोड़ो पहले, इसी से रिलेटेड है, पिछले वाले से आते हैं, उससे भी क्वेश्चन याद आ रही है, बता देता हूं। आपको पता है, जैसे हम अभी सीख के आए कि यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा भी, एक एक्सेप्शन ऐसा भी है जिसमें यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। तो आप बोलोगे सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है ना, तो उसके पहले जनरली आपको इज एम आर लिखा हुआ दिखाई देगा। समझ गए? उस इज एम आर के चलते यहाँ V1 आईएनजी लगाना पड़ता है। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो सर दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? ये यूज टू के बाद V1 और ये इज एम आर यूज टू और V1 आईएनजी, इन स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये तो पास्ट की हैबिट है, हैबिट ऑफ पास्ट। हैबिट ऑफ पास्ट वो प्रेजेंट की हैबिट है, हैबिट ऑफ पास्ट। और ये प्रेजेंट की है, हैबिट ऑफ प्रेजेंट। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल दूं, जैसे वो गैम्बल वाला एग्जाम्पल दूं, गैम्बल वाला, जुए वाला। मैंने कहा कि आई यूज टू गैम्बल, आई यूज टू गैम्बल, तो इसका क्या मतलब है? मैं जुआ खेला करता था, था, करता था। आई यूज टू गैम्बल है ना, अब नहीं करता हूं, पास्ट की हैबिट है।
मतलब मैं अपने नहीं बता रहा हूँ भाई, कभी मुझसे रिलेट कर दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मैं, ठीक है, कभी मुझे जुआरी बना दो तुम। अगर मैं ऐसा बोल दूं आई एम, अब तो अब आपको फिर यूज टू करना पड़ेगा और आगे फिर अब आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्या बनेगा, आई एम यूज टू गैम्बलिंग, मैं अभी भी जुआ खेलता हूं, ठीक है भाई। एक डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, ये वीडियो को कट करके कहीं पे ऐसे पोस्ट नहीं कर देना, देखो बहुत बड़ा खुलासा, अन अकेडमी के टीचर जुआ खेलते हैं, सिर्फ इतनी सी लाइन कट करके, मैं जुआ खेलता हूँ, ठीक है, आई एम यूज टू गैम्बलिंग नहीं कर देते हैं भाई, कुछ बच्चे क्लिप डाल देते हैं, कुछ कुछ सी छोटी सी क्लिप उठा देंगे ना, आगे का कॉन्टेक्स्ट है ना पीछे का, बस वो मेन मेन बात चिपका रखी है, ठीक है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो एक सेंटेंस और बोल रहा हूं फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा कि शी यूज्ड टू शी यूज्ड टू लव मी, लव रहने देते हैं यार, बात बिगड़ जाएगी, हटाओ। शी यूज्ड टू कुछ भी कर लो, शी यूज्ड टू वॉक इन द गार्डन, चलो शी यूज्ड टू वॉक इन द गार्डन, इतना ही लिख लेते हैं कि वो गार्डन में वॉक पे जाया करती थी, पास्ट की हैबिट है, हाँ जी, इसको प्रेजेंट में बनाना, शी इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द गार्डन। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा कब V1 लगाना है, कब ING लगाना है और दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, प्रेजेंट की हैबिट के लिए एस या ES भी यूज कर सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो ना, वो तो मैंने सिखाई दिया ना आपको, एक ही बात को लिखने के कई तरीके होते हैं ना, नहीं समझे। जैसे अब आपने ये लिखा कि आई एम यूज टू गैम्बलिंग, अब इसका मतलब है कि मैं जुआ खेलने का आदी हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो आई गैम्बल अलॉट, नहीं समझे, आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिख लो आई गैम्बल अलॉट, तो इसका मतलब भी तो यही है, मैं बहुत जुआ खेलता हूं। तो एक ही बात को लिखने के कई तरीके होते हैं अंग्रेजी में, समझ में आया, पक्की बात। चलो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इस वाले केस में वुड नहीं लगा सकते, सेकंड वाले केस में जो मैंने ये वाला बताया है, ध्यान रखना, सिर्फ वुड इस वाले स्ट्रक्चर में यूज होता था पास्ट की हैबिट के लिए, कभी आप सोचो कि इधर भी लगा देंगे, वुड पास्ट की ही हैबिट बताता है, प्रेजेंट की कभी भी नहीं बताता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए एक तो ये स्ट्रक्चर बताया, नया स्ट्रक्चर सिखाया, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये तो पता ही है आपको, जब टेंस पढ़ के आए, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी तो प्रेजेंट की हैबिट बताता है ना। तो एक ही बात को लिखने के जो जो तरीके होंगे हम सीखते चलेंगे, जिन जिन से एरर बन सकता है। आई होप मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। ये क्या है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, जैसे हमने उसमें नहीं देखा था क्या कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सिंपल पास्ट में भी अलग से होता है, इसका जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड का। जैसे वहां डू और डज होता था तो डू प्लूरल होता था, डज सिंगुलर होता था, है ना ऐसे, लेकिन यहाँ पे डिड सिंगुलर होता है खुद ही और डिड प्लूरल होता है खुद ही। जैसे V2 होता है ना, कुछ भी आ जाए सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे डिड के साथ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाते हैं। कैसे, ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ रहे थे वहां डू डज था, यहाँ डिड आ गया, बात तो वही है, कुछ फर्क थोड़ी है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डिड यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डिड यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, अब पास्ट की बात कर रहा है फिर भी वर्ब की पहली फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि डिड अपने आप में ही दूसरी फॉर्म होती है ना, डू डिड डन, डू डिड डन, है ना, बी वॉज बीन पढ़ते हैं ना ऐसा, डू डिड डन, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे भी देख लो सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये आ जाएगा, प्लूरल तब भी यही आएगा, लेकिन आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई होप मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और वो गलत है, जैसे बोलते हैं आई डिड नॉट न्यू दैट, ऐसा बोलते हैं, आई डिड नॉट वेंट देयर, ऐसा बोलते हैं, गलत है भाई। आई डिड नॉट अपलोडेड द फोटो, ऐसे बोलते हैं, गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिड शी, अगर मैं ऐसा बोल दूं डिड शी एट फूड, गलत नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, सब्जेक्ट जैसा भी हो डिड आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, पास्ट की बात चल रही है, शी डिड नॉट एट फूड गलत हो जाएगा, नहीं उसने खाना नहीं, ये सुना सुना नहीं लग रहा, क्या उसने खाना खाया,
सुनी सुनी बात सी लग रही है ये तो। कहाँ सुनी है? खाना खा, हाँ कहाँ सुनी सुनी लग रही, हाँ मेरे बाबू ने थाना थाया है, हाँ ये तो वो वाला है। चलो, एक तो ना यार ये बाबू पीछे ही नहीं छोड़ रहा है भैया। चलो, डिड शी गो टू द कॉलेज, तो अब अगर मैं यहाँ ऐसा कर दूं डिड शी वेंट तो गलत हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। डिड शी गो, अब ये मत बोलना कि प्रेजेंट की बात चल रही है, बात पास्ट की चल रही है। अच्छा, इसी को सिंपल वे में लिख के बताना, शी वेंट टू कॉलेज। देख रहे हो आप कि अभी देखो इसको अफर्मेटिव में लिखा मैंने, शी वेंट टू कॉलेज, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वी टू है, लेकिन जैसे ही बेटा इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं वो वेंट गो बन जाएगा क्योंकि डिड आ गया। जैसे ही नेगेटिव बना रहे हैं तो वेंट गो बन जाएगा क्योंकि डिड आ गया। आई होप मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया। ये एक ही सेंटेंस है, ये वाला और ये वाला, तीनों का एक ही मीनिंग है, बस अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में लिखा हुआ है। चलें जी, पक्की बात है। कोई दिक्कत किसी तरीके की तो इसके अंदर बताओ फिर क्या मिस्टेक है। पक्का? वो लेट था प्रेजेंटेशन के लिए क्योंकि जो ट्रेन है नहीं आई टाइम पर। कब? यस्टरडे। सबसे पहली बात तो यस्टरडे के लिए आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, एक्शन फिनिश्ड हो चुका है। फिनिश्ड के लिए क्या स्ट्रक्चर आता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू। आता है कि नहीं आता है? लेकिन भाई यहाँ तो नोट भी लगा हुआ है, तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ डिड यूज करते हैं, प्लस नोट यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आया पॉइंट समझ में कि नहीं आया? पक्की बात। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन है। आगे डिड चाहिए, लगा दिया। फिर नोट चाहिए, लगा हुआ। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भैया? अराइव। आई होप समझ में आ गया कैसे किया। द ट्रेन डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत? बड़ी बेसिक सी बात थी, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूं तो मुझे बताना, इसी से रिलेटेड है, फिर आगे चलते हैं, खत्म करते हैं, नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैंने एक सेंटेंस और बोला, मैंने कहा कि आई, ध्यान से देखना, आई हैव, दूसरी तरीके से बताता हूं चलो, हैव यू, हैव यू गॉन देयर यस्टरडे। कुछ मिस्टेक है इसके अंदर? एक सेकंड में पकड़ लोगे। जब तक ये चीजें नहीं सीखी होती है ना, हम जो मन में आता वो लगाते हैं, रटते चले जाते हैं। अब आपको शत प्रतिशत पता है कि यस्टरडे, यस्टरडे में तो सब्जेक्ट प्लस वी टू आता है, लेकिन ये तो उसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर अभी सीख क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क, है ना? यही हुआ। लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो कुछ और लगा पड़ा है। तो पहले सब्जेक्ट जैसा भी है आगे डिड लगाएंगे, डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा? गो। तो क्या बनेगा? डिड यू गो देयर यस्टरडे। आ रहा है समझ में? लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, अगर हमने नहीं सीखा होता तो ऐसा बोल देना हैव यू गॉन देयर यस्टरडे, ये भी सही लगता है बच्चों को। पता ही नहीं लगता है ग्रामेटिकल एरर क्या है, क्योंकि मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। हैव यू गॉन देयर यस्टरडे, बंदे को समझ में आ गया मीनिंग की, पूछ रहा है कि कल तुम वहां गए थे। तो हम तो इसी से सोच लेते हैं मीनिंग समझ में आ गया तो सही होगा भाई, अंग्रेजी सही बोल रहा है भाई। तो ग्रामेटिकली भी करेक्ट लग रही है, हैव यू गॉन देयर, हैव के साथ तीसरी फॉर्म भी आती है ना। बोलने में सब चलता है, ध्यान रखिएगा। बोलने में तो ये भी चलता है आई एम जाइंग, यू क्या करेंग, है ना, बाबू खाना खाएंग, बेबी निन्नू आएंग, है ना। बोलने में तो बेटा सब चलता है। बात बोलने की नहीं है, आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वहां बोलने पे, फीलिंग पे नहीं चलेगा। वहां आपको भगाएंग, आपका साल खराब कराएंग, वहां ऐसा हो जाएगा, आपकी बेइज्जती होएंग, ठीक है। हाँ, चलें आगे। हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बताएंगे। चलो, नेक्स्ट टेंस पे आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये टेंस यहाँ पे खत्म हो गया, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ठीक है जी। चलो जी, अगला टेंस जो हमने पढ़ना है, सर गेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या? कहाँ पे? किधर? गेटिंग है ही नहीं यहाँ पे।
पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या? इस वाले में? नहीं नहीं नहीं, इस वाले जो क्वेश्चन में गेटिंग है वो नाउन है, जेरेंड है, अभी नहीं पढ़ा ना आपने, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है सर, यस्टरडे की प्लेस पर दिवाली हो तो हैव यू गोन देयर, तो आपके लिए फिर आपको वहां पे ओन दिवाली करना पड़ेगा ना, तो वो भी फिक्स्ड ही आ रहा है क्योंकि वो बीत चुकी बात होगी ना। और अगर आने वाली है दिवाली तो दिवाली के साथ साथ ना वहां पे आपको टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा, कौन सी दिवाली, ये वाली दिवाली या बीती हुई दिवाली। तो अगर बीती हुई दिवाली है तो पास्ट है, फिर वी टू, आने वाली दिवाली है तो फ्यूचर। समझ गए ना? आप कुछ और पूछ रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा। एक तो ना दिवाली से रिलेटेड इतनी, एक बच्चा पूछ रहा है सर यस्टरडे की जगह दिवाली होता, अगला कह रहा है सर दिवाली वाले दिन क्लास होगी क्या, मैं वही सोच रहा हूँ पता नहीं दिवाली से कौन सा एरर पूछ रहा है ये। अबे भाई कॉन्टेक्स्ट क्यों बिगाड़ रहे हो यार, एक ही इंसान हूँ, एक ही मुंह है मेरा, रावण नहीं हूँ 10-10 मुंह लेके पढ़ा रहा हूँ मैं, सबके कमेंट पर नजर पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, आंखें ही घूम जाएंगी मेरी भाई। चलो अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखने से पहले एक बार दो सेंटेंसेस देखो, अगला टेंस को अभी बेसिक से माइनस लेवल से डील करेंगे, और एक बार जल्दी से इनको देखो, इनमें क्या मिस्टेक है। नेक्स्ट टेंस, आज तक पूछ रही थी पिछले वाले में हैड हो तो करेक्ट होगा, गलत होगा। हैड पढ़ा नहीं है ना अभी आपने, जब पढ़ोगे तब पता लगेगा। प्रहलाद पूछ रहे हैं मीनिंग न जान के स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा। भाई अंग्रेजी का मतलब ना ग्रामर प्लस मीनिंग दोनों चीजें होती है, किसने पाठ पढ़ा दिया आपको? आई किल्ड माई सेल्फ, सही है सेंटेंस, आई किल्ड माई सेल्फ सही है, ग्रामर तो ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ग्रामर तो सही है, लेकिन क्या मीनिंग सही है इसका? अगर मैंने अपने आप को मार ही दिया तो ये बात कौन बोल रहा है, भूत मेरा? कौन बोल रहा है भाई? ग्रामर सही होने के बावजूद मीनिंग गलत है तो इंग्लिश कैसे बन पाएगी? इंग्लिश का मतलब ही यही है, ग्रामर प्लस कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग भी देखना होता है भाई, कॉन्टेक्स्ट। और सवाल पूछ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर मीनिंग ना देखें तो कैसे पहचानेंगे? भाई वो भी देखना पड़ता है, दोनों चीजें देखनी पड़ती है। हम बस पहले मीनिंग मीनिंग देखते थे, अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? एक दिन मैं ऐसे कोई वीडियो देख रहा, उसमें वो बता रहा है बिना पढ़े करे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व, बिना पढ़े। भाई कौन कर दे रहा है ये, कौन सिखा कौन रहा है, और आ कहां से रहा है ऐसा टैलेंट, बिना पढ़े करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व। कुछ एक दो थंबनेल ऐसा था कि सिर्फ इन दो ट्रिक से करे पैराजंबल को अपने कब्जे में। अरे भाई कौन सा जादू टोना सिखा रहे हो? पैराजंबल को करे अपने कब्जे में, यूं नहीं कि पैराजंबल पे कमांड बनाए, मास्टरी गेन करें, फुल एक्यूरेसी लाए, ना ना ना, पैराजंबल को करे अपने कब्जे में। अच्छा इसके अंदर जो एरर है बेटा उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर बिल्कुल माइनस पे आते हैं। शी गोज फॉर द ट्रेनिंग व्हेन शी रिसीव्स द कॉल लेटर। यहाँ पे मिस्टेक पता क्या है, यहाँ गोज नहीं आएगा, विल गो आएगा पहले में। और दूसरे में मिस्टेक ये है कि आई एम हैविंग नहीं आएगा, आई हैव आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। सर कैसे, क्या मिस्टेक है, आप सिखा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, बेसिक से सीखेंगे, आओ। तो जो टेंस हमने पढ़ना है उसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर? अब पॉइंट ये है कि कब विल का यूज करते हैं, कब शैल का यूज करते हैं, पहले ये सीखेंगे। तो बच्चे जब आई और वी यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं शैल। ठीक है, और जब ही शी इट यू दे यूज करते हैं तो उसके साथ यूज करते हैं विल। पहला पॉइंट, आई वी के साथ शैल, ही शी इट यू दे के साथ विल।
अब कहानी ये है कि आपने तो बहुत बार आई और वी के साथ विल भी यूज होते हुए देखा है, और आपने बहुत बार ही शी इट यू दे के साथ शेल भी यूज होते हुए देखा है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, समझेंगे इसे। साधारण तौर पर जनरली तो हम आई और वी के साथ शेल ही यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपको वो विल भी लिख के दे रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन आपने नहीं लिखना है। ठीक है, ही शी इट यू दे के साथ विल ही यूज करते हैं। अगर वो कहीं पे एग्जामिनेशन में आपको शेल दे रहा है इनके साथ लिख के, तो भी आपने गलत नहीं करना है, लेकिन जब आप अंग्रेजी लिखोगे तो आपने विल ही लिखना है, क्योंकि विल और शेल वाले एरर नहीं आते हैं। विल और शेल से अलग तरीके के एरर आते हैं, वो आगे चल के जानेंगे। ये एकेडमिक बात है, एकेडमिक एरर्स नहीं आते हैं। अब आप वैसे पूछोगे सर वैसे होते कौन से केस हैं जिसमें आई और वी के साथ हम लोग विल भी यूज करते हैं? वैसे तो जानने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आता ना एग्जामिनेशन में, तो वो कंफ्यूज करने वाली बात होती है बच्चे को। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बस बेसिक बात दोबारा से बोल रहा हूं कि आई और वी के साथ आपने शेल यूज करना है, इनके साथ विल यूज करना है। अगर एग्जामिनेशन में इनके साथ शेल और इनके साथ विल लिखा हुआ है तो वो भी गलत नहीं है, आपने लेकिन ये यूज करना है। आई होप मेरा पॉइंट सबको समझ में आया, पहले तो विल शेल वाले का। ठीक है, अब सर एरर कैसे बनते हैं एग्जाम में? कैसे, जो कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे बनेंगे एरर? उसमें अलग तरीके से बनते हैं, उसका स्टाइल अलग होता है। कैसे होता है उससे लिए उसके पहले आपको छोटा सा एक बेस जानना पड़ेगा। बेस ये है कि स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करते हैं। तो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होंगे। ये बात हमने पहले भी की थी, याद करो। वो शाम को 6 बजे जाएगी, है ना, या आएगी, कल कॉलेज जाएगा, दोनों में फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के साथ विल शेल और फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ विल शेल और फर्स्ट फॉर्म। यस और नो? इतना पॉइंट क्लियर? क्लियर। अब आते हैं उन सेंटेंसेस के ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे, उस टाइप के सेंटेंस के ऊपर जो मैं पूछ रहा हूँ, बस उसी सवाल का जवाब देना। आई नो आप में से बहुत बच्चों को आती भी हैं चीजें, लेकिन आराम से सुने, है ना, रिवाइज कर रहे हैं तो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देंगे। ये जो यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है, ये कितने सेंटेंस है? एक की दो? एक की दो? एक सेंटेंस है। मुझे कैसे पता लग रहा है? जितनी फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। फुल स्टॉप लगा दी, सेंटेंस खत्म हो गया। तो फिर ये दो दो क्या है? दो दो। तो आपको ध्यान है मैंने समझाया था कि दो क्या होते हैं? ये दो क्लोज है। सेंटेंस तो एक ही है, क्लोज दो है। क्लोज कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को मिला के, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को मिला के क्लोज बनता है। तो दो क्लोजेज है यहाँ पे। ठीक है, क्या दोनों क्लोजेज में फ्यूचर की बात हो रही है? अब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा हाँ हो रही है। कैसे? उसमें बोला अगर तुम कॉल करोगे तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा। इफ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस। अगर तुम करोगे तो मैं एड्रेस दूंगा। तो जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर के लिए विल शेल फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ लगा भी हुआ है। तो हमको लगता है सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन सेंटेंस में गलती है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। मीनिंगफुली आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्या गलती है सर? तो उस गलती को समझते हैं कॉन्सेप्चुअली। जब कभी भी लैंग्वेज में आपको एक ही सेंटेंस दिखाई देना, और उस एक सेंटेंस में दो दो क्लोज आपको दिखाई दे, और दोनों क्लोज अगर फ्यूचर हो, दोनों क्लोज अगर फ्यूचर के हों, और उन दोनों में से किसी भी एक क्लोज में, किसी भी एक पार्ट में, चाहे लेफ्ट या राइट, अगर किसी भी एक क्लोज में कोई टाइम या कोई कंडीशन बताने वाला वर्ड है, कौन सा? कौन सा वर्ड है? टाइम या कंडीशन बताने वाला वर्ड है, तो उस क्लोज में हम कभी भी विल शेल का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। उस क्लोज में कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को पहले रिपीट कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपको एक ही सेंटेंस दिखाई दे और उसके दो क्लोज दिखाई दे, दोनों अगर फ्यूचर में हो, और दोनों में से किसी भी एक पार्ट में कोई कंडीशन या कोई टाइम बताने वाला शब्द हो, तो उस क्लोज में हम फ्यूचर का यूज ना करके उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पहला पॉइंट। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा टाइम और कंडीशन बताने वाला शब्द है? ये तो आपने अपने आप ही इस पर सर्कल बना दिया।
तो हम सर्कल बनाने से समझ गए कि इफ कंडीशन बता रहा है, व्हेन टाइम बता रहा है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा टाइम है और कौन सा कंडीशन है? यस और नो? तो मैंने क्या कहा था, हर जगह आपको कोई लिस्ट मिलेगी, लिस्ट है शब्दों की। जैसे कि आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर, है ना? ये सब के सब क्या है, टाइम और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स हैं। कभी भी सेंटेंस में आपको ये दिखाई देना, इनके साथ हम कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करते हैं। टाइम एंड कंडीशन अपने बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस लेके आते हैं, सिंपल वाला। तो आप यहाँ पे देखो पीछे वाले में क्या इफ या व्हेन टाइम कंडीशन वाले हैं। अगर तुम कॉल करोगे तो एड्रेस दूंगा, अगर कॉल करोगे, टाइम और कंडीशन बता रहा है, बता रहा है। जब बारिश होगी तो प्लांट ग्रो करेंगे, जब बारिश होगी, टाइम बता रहा है, बता रहा है। तो एक तो आप वो हिंदी से टाइम और कंडीशन निकालोगे, एक आप शब्द की जानकारी है आपको, क्योंकि हर सेंटेंस की हिंदी नहीं निकाल सकते ना, तो ऑलरेडी शब्द पता होने चाहिए कौन से होते हैं एग्जैक्ट टाइम या कंडीशन वाले, ये वाले होते हैं। तो बस जहां ये दिख जाए आगे से विल शैल हटा देना। तो यहां से आपको विल शैल मतलब फ्यूचर हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाओ जरा फिर, हटा दिया इधर से विल, इधर से हटा दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो फिर वर्ब भी प्लूरल करेंगे, तो क्या बनेगा, इफ यू कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस। और नीचे वाले में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे, क्या बोलेंगे, व्हेन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है ना, विल शैल हटा रहे हो तो कोई तो लगाना है ना। स्पोकन, फिर हाँ चल वही बात कर दिया आपने बेटा, स्पोकन में तो आप कुछ भी बोलो ना, नहीं समझे। स्पोकन में तो सब चलता है, स्पोकन में तो लोग इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं पूछो मत। स्पोकन एक अलग चीज है, जो हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल चीजें एग्जाम ओरिएंटेड, वो अलग चीज, हम फॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में फॉर्मल इंग्लिश आती है। उसका क्या फायदा होगा, वो क्वालिफाई करोगे तभी आपकी नौकरी लगेगी। अगर आप स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग चीज है, पर उस ये चीजें आपकी हेल्प तो करेंगी, लेकिन उस हद तक नहीं करेंगे जितनी स्पोकन में कुछ अलग चीजें हमें करनी होती है। वहां पे बोलने पे ज्यादा फोकस करना होता है, वहां पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं देना होता है। स्पोकन इंग्लिश में हम गलत भी बोलेंगे ना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था, हैव यू गॉन देयर यस्टरडे, बात तो समझ में आ गई ना। अगर मैं किसी के आगे जाके बोलूंगा हैव यू गॉन देयर यस्टरडे, उसको बात तो समझ में आएगी ना कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि कल तुम वहां गए थे क्या। अब उसको फर्क पड़ रहा है कि मैं ग्रामर सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मतलब क्या है, हमारा मतलब ये कि हम कम्युनिकेट करें अपने विचारों को। तो जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो उससे, जब ऐसे मैंने बोला क्या तुम वहां गई थी क्या, है, तू क्या करेंग, तू खाना खाएंग, ऐसे बोल, इसमें भी तो समझ में आ रहा है ना, कम्युनिकेशन तो हो ही रही है ना। तो ग्रामर जो है वो बैरियर बनती है कम्युनिकेशन में, ध्यान रखिएगा। जब भी हम बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, तो वहां इतनी, अब आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को देखोगे इतनी ज्यादा गलती करते, आई गोना, आई वोना, आई एम ट्राई, वाज अ ब्रो, क्या है ये सारे स्लैंग यूज करते हैं। ढंग की अंग्रेजी खुद नहीं, अंग्रेज नहीं बोलते हैं ढंग की अंग्रेजी भाई, है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। बट सर अगर इसे हम यूज करके बोले तो गलत तो नहीं हो जाएगा? क्यों गलत होगा? तब तो आप और अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, फॉर्मल इंग्लिश। अगर आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो तो सामने वाला ये सोचेगा कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी आती है इससे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस है कि शी इज बेटर देन मी, हम 1000 बार सुनते हैं शी इज बेटर देन मी। अब आपको पता है ये बोल चालने में तो ठीक है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, शी इज बेटर देन आई होता है, शी इज बेटर देन आई होता है। अब आप किसी के आगे जाके बोलो शी इज बेटर देन आई, सामने वाला सोचेगा आपको अंग्रेजी नहीं आती, जबकि आप एकदम सही बोल रहे हो और फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो। तो बोलचाल में तो वही बोलना है जो चलता है, ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाए, जो फ्लो है थोड़ा स्मूथ चले। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब रिसिप्ट शब्द नहीं होता है ना? क्या होता है? रिसीट होता है, हम लोग बोलते हैं रिसीट होता है, रिसीट। लेकिन अब जनरली बोलचाल की भाषा में लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ही बोलते हैं ना। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप वार्ता किससे कर रहे हो, कम्युनिकेशन किससे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों को चेंज करो। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके आगे रिसीट बोलो, नहीं समझे? कोई आपको लग रहा है कि भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है यार, नहीं समझ पाएगा मेरी बात, तो उसके आगे रिसीट झाड़ने की क्या जरूरत है, इतनी अंग्रेजी दिखाने की, नहीं समझे? हाँ सिंपल बोलो। कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है तो उसके सामने तो रिसिप्ट भी मत बोलो, रसीद बोलो भाई।
तो जैसा सामने इंसान हो उसके अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन को बदलना होता है। यूं नहीं कि हर जगह दिखाना है कि हमें नॉलेज है। नॉलेज का मतलब भी यही होता है कि आप हर तरीके से जहां जैसी जरूरत है वैसे शब्द का यूज करो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भाई कोई अनपढ़ इंसान है, मान लो कोई साफ सफाई करने वाला, उसके आगे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, आंटी मेरी रिसीट कहाँ रखी है, वो तो परेशान हो जाएगी ना भाई। वो सोचेगी रिसीट क्या है यार, वो मन में ये सोच लेगी इस बुद्धू को रसीद बोलना नहीं आ रहा है, आप ज्यादा कूल बन रहे हो, ये हम है, ये हमारी कार है, पाजी हुई, ये इतना भी नहीं दिखाना है भाई। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? लैंग्वेज का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। लैंग्वेज एक टूल, एक बहुत अच्छा टूल है, पावर है आपके हाथ में। आप अच्छे से अच्छे और बेकार से बेकार कम्युनिकेशन कर सकते हो। हाँ, चले आगे चले, समझ में आ रहा है पॉइंट? अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं एक बार। अरे समझ लो भाया, इधर देखो। अच्छा एक बार ये पढ़ना, वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाई थी, क्या ये वही बात लिखी हुई है? If two situations of future are used in a sentence, if in one part, अगर एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर की सिचुएशन है और अगर किसी एक पार्ट में कोई टाइम या कंडीशन वाला वर्ड है तो उस पार्ट में उसमें विल शेल का यूज नहीं होता, वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। हम कैसे पहचानेंगे टाइम या कंडीशन वाले? ये थे, इफ का मतलब अगर था, व्हेन का मतलब जब था, टिल और अनटिल दोनों सेम होते हैं। टिल का मतलब होता है जब तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, यदि कैसे लिखते हैं देख लेना यार। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, सेम होता है ये टिल की तरह। इन केस का मतलब होता है अगर। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त यह है कि। और बिफोर आफ्टर तो आप लोग जानते ही हो। तो एक काम करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में आप ये चेक करोगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आई कि नहीं आई। लेट्स सी। क्या एक ही सेंटेंस है? क्या दो क्लोज हैं? दोनों में से किसी एक में टाइम या कंडीशन वाला है तो उस क्लोज में नहीं आएगा फ्यूचर टेंस, विल हटाया। सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो यू प्लूरल है तो आगे वर्क भी प्लूरल है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। ये विल के बाद पहली फॉर्म है, ध्यान रखना। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीडिड सेकंड फॉर्म होती है और सक्सीडिड ही थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, एक बात और बताऊं, अगर आप इसको बोलोगे, इसका मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग तो वही आ रहा है, गागेगी वाला। नहीं समझे? मीनिंग तो वो गागेगी वाला ही आ रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो एक बार। भले सेंटेंस अब सही हो गया कि अनलेस यू वर्क हार्ड, आप यहाँ प्रेजेंट टेंस लगा रहे हो भले ही सिंपल वाला, लेकिन मीनिंग तो यही आ रहा है ना कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम कामयाब नहीं होगे। ये भी हिंदी बोलते हैं कुछ लोग इसकी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है ना। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, अभी नहीं करोगे, मतलब तो फ्यूचर में भी कामयाब नहीं होगे। समझ गए? तो वो हिंदी से इतनी कंफ्यूजन है भाई बच्चों को, हद से ज्यादा, इसलिए हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। वो तो बस एक एक्स्ट्रा बात है, आपको मीनिंग सिखा रहा हूँ कि भी मीनिंग ये है, लेकिन करना ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से ही। आपने इस बात को ध्यान रखना। आया पॉइंट समझ में कि नहीं आया? अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर। आई शेल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट हिल गिव मी 60K। एक ही सेंटेंस है, हाँ जी। दो दो फ्यूचर के क्लोज हैं, ये रहा और ये रहा। जिस पार्ट में टाइम एंड कंडीशन है बेटा उस पार्ट से हटाना है। अब इस वाले पार्ट में उसके आगे हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे रटना नहीं है कि शुरू वाले में होगा। जहां पे आ जाए टाइम में कंडीशन तो विल हटा दिया। ही सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर क्या करेंगे, गिव्स। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि मैं उसकी मदद करूंगा जॉब दिलाने में, शर्त यह है कि उसे देने होंगे कितने, 60,000 रुपए।
फ्यूचर में दोनों नहीं आते क्या? नहीं आते भाई, नहीं आते। क्या सीख रहे हो? तब से यही तो बता रहा हूँ कि फ्यूचर में दोनों नहीं आते। पागल कर दोगे, पागल है। जैसे वो बिग बॉस में अब्दू आता है ना, मेरे घर वाले देखते रहते हैं ऐसा। पागल है, बुरगिर बनाओ भाई, बुरगिर। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ये कौन देखता है भाई? घर वाले बूढ़े हो रहे हैं, टाइम पास के लिए उनको कोई चीजें चाहिए, या तो वो रील देखते हैं या टीवी देखते हैं। ठीक है भाई, हमारी तरह नहीं है ना भाई, काम धंधे वाले। अब मजे चल रहे हैं उनके, अब कर लिया उन्होंने काम धंधे। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। इसके अंदर मिस्टेक दिखगी? डेफिनेटली दिखगी। कैसे? यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है, इधर भी फ्यूचर और इधर भी फ्यूचर। अब टाइम कंडीशन कहाँ है? ये रहा ना, लिस्ट में था नहीं क्या? वो लिस्ट कैसे? अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, वो आपको लिस्ट अलग से याद करनी पड़ी या सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद होगी? अपने आप यार, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होगा, बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होगा। और एक राज की बात बताऊं, राज की बात और बताता हूं। जो भी चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर की 200-200 क्वेश्चन की शीट भी है टेलीग्राम चैनल पे। आप लगाओगे तो और बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मैं भिजवा दूंगा दोबारा से। हर चैप्टर की 200 क्वेश्चन की शीट है, हर चैप्टर की। तो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसके चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएं। और ये वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी मिस्टेक कहाँ पे है? यहाँ पे बिफोर के आगे नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, रेन सिंगुलर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे? फॉल्स कर देंगे। चले, चलो जी। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन फॉल्स। लेकिन उससे पहले चैप्टर भी तो कंप्लीट करना है, बिना चैप्टर कंप्लीट किए थोड़ी कर देंगे हम। पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर सब आ जाएगा। हाँ, कर देंगे, पिन कर देंगे भाई। कुंदन होगा, वो भी लगेगा भाई। अभी ना कुछ पर्सनल रीजन की वजह से फ्राइडे वाली क्लास नहीं होती है 12:30 बजे। Richard is tired of traveling in public buses to commute to his office. He shall buy a motorcycle as soon as। अब देखो, वो खरीदेगा मोटरसाइकिल कब? जैसे ही प्राइस नीचे आएंगे। एज सुन एज लिखा है ना, तो विल हटा दिया। प्राइस सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर करेंगे, क्या हो जाएगा? कम्स। अच्छा, अभी आपको ये पता लग गया कि कहां से और कब हटाना है। बच्चे पहले रटते थे कि पहले पार्ट से ही हटाना है, कभी कंफ्यूज हो रहे हैं दूसरे से हटाना है। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, जहां पे टाइम या कंडीशन होगा वहां पे। और टाइम कंडीशन की लिस्ट हमने देख ली है, कौन कौन सी? इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर और आफ्टर, बस यही है। ये भी एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, दो तीन ही आते हैं इसमें। इफ और व्हेन जनरली दिखने को देंगे आपको, या एज सुन एज कभी मिल जाएगा बस, या अनलेस भी कभी कभी आ जाता है। तो वही वाली बात है ना, ऐसे याद करने को टाइम और कंडीशन वाले वैसे तो कम से कम 100-150 शब्द हैं, तो 100-150 याद करोगे आप। जैसे मैंने आपको हैबिट वाले कुछ टाइम एक्सप्रेशंस लिखवाए थे, वो भी कम से कम 100-150 है। 100-150 याद करोगे भाई, कितने याद करोगे? भी तो चैप्टर शुरू, आगे चल के न जाने कितनी चीजें याद करने वाली आएंगी। तो अपने मन में बिठा लो, एग्जाम ओरिएंटेड ओनली, एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्या अवॉइड करना है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात बच्चे को नहीं पता लगती है। बच्चा तभी तो कोचिंग लेने आता है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ने का वो करता है कि सब पढ़ लूं मैं। क्या छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना इस चीज पे। इसमें बताओ, इसके अंदर देखो बेटा, उल्टा है। अगर आप देखोगे तो
इसमें उल्टा है, ध्यान से देखो। क्लियरिंग द एग्जाम वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ करियर, पहला स्टेप है। शी गोज फॉर द ट्रेनिंग व्हेन शी रिसीव द कॉल लेटर। अब देखो व्हेन के बाद उसने लिख के दिया तो है प्रेजेंट टेंस, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में तो विल ही आता है ना यार, उधर क्यों चेंज करोगे? तो शी विल गो फॉर द ट्रेनिंग व्हेन शी रिसीव्स द कॉल लेटर। क्लियर? चले, वही क्वेश्चन है सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे रेकमेंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मूवी को, लेकिन मेरे को प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, तो यदि मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं वॉच नहीं करूंगा। अनलेस के साथ फिर से वही प्रेजेंट टेंस एम आता है, पहले बताओ ना। एम आता है? नहीं। आईएनजी आता है? नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है। तो अब इसकी पांचों फॉर्म्स ध्यान है आपको? लिखवाई थी, हैव जब मेन वर्ब का काम करे उसकी पांचों फॉर्म्स कैसे होती हैं? ये होती हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या कौन सी होती है? या तो फर्स्ट होती है या कौन सी होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिफ्थ, ये तो नहीं होती है। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आपको पता है आई तो हमेशा प्लूरल होता है, एम और वोज को छोड़कर। क्या यहाँ पे एम है? नहीं, उस पर तो कांटा लगा हुआ है यार। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम थोड़ी होता है और वोज थोड़ी होता है, तो मतलब आई को प्लूरल कंसिडर करेंगे, तो प्लूरल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। अब प्लूरल आएगी तो क्या आएगा? आई हैव। मुझे पता था कि आपको पहले ही पता लग गया कि आई हैव आएगा, लेकिन लॉजिकली क्यों आएगा ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई प्लूरल तो है, प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आपको पता है आई हैव इनफ टाइम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैव वाला भी सोचो, और बच्चे हैव देख के पता नहीं कौन सा टेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे बोलने लग जाते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई हैव इनफ टाइम। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हैव यहाँ पे इकलौता आया हुआ है, तीसरी फॉर्म थोड़ी लेके आया कि आई हैव गोन देयर, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव टॉक टू हर, ऐसा तो नहीं आ रहा है। इकलौता आया हुआ, इकलौता आया तो क्या ये मेन वर्ब होगी कि नहीं होगी? अगर मेन वर्ब है तो पांच फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होगी कि नहीं होगी? तो ये कौन सी फॉर्म अभी हम देख के आए? फर्स्ट फॉर्म देख के आए ना, तो फर्स्ट फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है? कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है ना? इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, अब बच्चा इज एम आर देखता तो सोचता कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। कैसे पता लगा मुझे? यहाँ पे ये अकेला आया, किसी के साथ आया, कोई और वर्ब लेके आया? नहीं, कोई और वर्ब लेके नहीं आया, तो यही मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो पांच फॉर्म में से एक फॉर्म तो होगा, तो कौन सी फॉर्म होता है? याद दिलाओ, पांचों फॉर्म लिखवाई थी इसकी फंडामेंटल्स में। बी एम आर पहली फॉर्म है, वॉज वर दूसरी फॉर्म है, बीन तीसरी है, बीइंग चौथी है, और इज पांचवी है। अब आप मुझे बताओ एम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, SEIS तो नहीं है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये प्योर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए और जो फंडामेंटल से अच्छी होंगी, है ना? फंडामेंटल्स की बातें तो चाहे कुछ आए चाहे ना आए, फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टेंस अगली क्लास में पढ़े। नेक्स्ट टेंस आज के लिए इतना ही काफी है ना? ईमानदारी से बताना, देखो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप जो बच्चे नए हैं उनको नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, मैं डेली पूछता हूँ कुछ नई नई चीजें, नए तरीके से इंग्लिश को देखना, कॉन्सेप्चुअली देखना, लॉजिकली देखना। ये बातें कुछ अलग तरीके से आ रही हैं आप तक, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और अगर नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगा कि एक ही क्लास को दो दो तीन तीन बार देखो। अगर दिक्कत आ रही है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई और टीचर ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
आपने पैसे पे किए है ना, पैसे पे किए है ना भाई, ये नहीं किए। तो जरूरी नहीं होता है कि आपको सारी बातें मेरी ही समझ में आएंगी। बहुत बार बहुत बच्चे कंपैटिबल नहीं होते हैं किसी टीचर के साथ, तो वो दूसरे टीचर से कंपैटिबल होते हैं। और कोई इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि बेटा आपने पैसे पे किए हैं। अगर आपने एक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के पैसे किए हैं, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर तो और भी टीचर्स हैं, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है आपके पास कि आप इससे समय में नहीं आए तो उससे समझो, उससे नहीं आए तो इससे समझो, बशर्ते ये कि आपका फायदा होना चाहिए। यस और नो, हाँ कि ना। किसी की देखा देखी में नहीं जाना है, हमेशा खुद ट्राई करना है। कोई रिकमेंड कर रहा है किसी के बारे में, अच्छी बात है, आप रिकमेंडेशन से जाओ वहां पे, लेकिन यूं नहीं है कि सब कह रहे हैं बढ़िया है तो बढ़िया। आप अपना पढ़ के देखो पहले, आपको कौन से टीचर, क्योंकि अनअकैडमी में रैंकिंग दी हुई है, तो रैंकिंग सिस्टम है, आपने देखा होगा, फर्स्ट टीचर, सेकंड टीचर, थर्ड टीचर। इस रैंकिंग सिस्टम से क्या हो जाता है, हमारी आंखों पे पर्दा आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टीचर की रैंकिंग कम है वो टीचर बुरे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो टॉप में है वो बहुत बुरे हैं, सब बढ़िया है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं, हम आंखों पे पर्दा डाल लेते हैं कि जिसकी रैंक 1 2 3 4 है वही बढ़िया है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, आपको किससे पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठ रही है, चाहे उसकी फिर 50वीं रैंक क्यों ना हो, वो आपके लिए बेस्ट है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? चलें जी। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मुलाकात करते हैं 12:30 बजे क्लर्क मेंस के सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। टाटा बाय बाय।